Hello everyone, I welcome you all to the lecture on thermodynamics. Topic is zeroth law of thermodynamics and internal energy. So zeroth law of thermodynamics states when a body B is in thermal equilibrium with another body A and also separately in thermal equilibrium with a body C, then body A and C will also be in thermal equilibrium with each other. तो ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. कंसिडर करते हैं बॉडी ए जिसका टेम्परेचर T है. ओके, बॉडी बी, बॉडी सी. हमको बॉडी सी का टेम्परेचर फाइंड करना है. ओके, अब हम बॉडी बी और ए को कांटेक्ट में लाते हैं और अगर बॉडी बी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ओके, इसके बारे में डिटेल में मैंने लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया है. अगर बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो बॉडी बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, T होगा. ओके, अब मैं बॉडी बी को सी के कांटेक्ट में लाता हूं और अगर बॉडी बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो बॉडी सी का टेम्परेचर क्या होगा, T. ओके, तो आप देखिए मुझे बॉडी ए का टेम्परेचर पता था T और इसके हेल्प से मैं बॉडी सी का टेम्परेचर फाइंड कर लिया. ओके, ऑल दो ए और सी कांटेक्ट में नहीं आए. ओके, ये किसके हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट्स इफ बॉडी बी एंड ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम and body B and C are in thermal equilibrium, then body A and C are also in thermal equilibrium although they are not in contact. Okay, so it is basis of temperature measurement. So how we find out this the temperature of body C? With the help of a reference body B and a body A whose temperature was known. Okay, next consider this statement: temperature of the wooden and metallic chair kept in a same room is different. एंड वाई. क्या ये स्टेटमेंट सही है? कंसिडर करते हैं मेटेलिक चेयर और वुडन चेयर और ये एक रूम में, इंसुलेटेड रूम में है, रूम जो कि इंसुलेटेड है सच दैट देयर विल बी नो एनर्जी इंटरेक्शन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो मेटेलिक चेयर और वुडन चेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा, और ये दोनों सफिशिएंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस रूम में हैं. ओके, सच दैट थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. ओके, देन इफ वी टच द मेटेलिक चेयर and then next if we touch wooden chair we feel that metallic chair is cooler compared to wooden chair. metallic chair थोड़ा कूलर था वुडन चेयर से. बट अगर मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखूं, एक थर्ड बॉडी है हमारे पास, वो क्या है, एयर. ओके,
तो ये तीन बॉडी, मेटेलिक चेयर, वुडन चेयर और एयर, तीनों सफिशिएंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस रूम में है, ओके, सच दैट थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो फिर अगर मेटेलिक चेयर, एयर मेटेलिक चेयर के कांटेक्ट में भी है, एयर वुडन चेयर के कांटेक्ट में भी है, तो फिर विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेटेलिक चेयर और वुडन चेयर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ओके। बट स्टिल इफ वी टच मेटेलिक चेयर एंड वुडन चेयर हमको डिफरेंस फील होता है। मेटेलिक चेयर कूलर लगता है कंपेयर टू वुडन चेयर। द रीज़न इज heat transfer is minus Ka delta T by delta X, okay. So heat transfer depends on thermal conductivity। तो मेटेलिक चेयर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू वुडन चेयर, इसलिए मेटेलिक चेयर जो है वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र अलाउ करेगा हमारे बॉडी से, इफ़ हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ एयर, ओके। और वुडन कंपेरेटिवली कम हीट ट्रांसफ़र अलाउ करेगा, इसलिए हमको मेटेलिक चेयर जो है वो कूलर फील होता है, बट एक्चुअली दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ये एक स्मॉल डिस्कशन से हमको ये समझ में आता है कि जस्ट बाय सेंस ऑफ टच वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़, ओके। तो फिर हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस बॉडी चाहिए जो कि थर्मोमीटर है, ओके। और उस बॉडी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो, ओके, such that the change in that characteristic may be taken as indication of a change of temperature। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ओके। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेफरेंस बॉडी, ओके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। A common thermometer having mercury in a tube, ओके। ये एक थर्मोमीटर है, C जो है वो मर्क्यूरी है, ओके। B जो है वो थर्मोमीटर का बल्ब है, ओके। अब किसी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमको रेफरेंस बॉडी चाहिए, ओके, जो कि थर्मोमीटर है, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो हम अभी देखते हैं, ओके। और साथ में एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए हमको, ओके। मीन्स एक ऐसा बॉडी चाहिए जिसका टेम्परेचर हमको नोन हो, ओके। और वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और उसका वैल्यू क्या है 273.16 केल्विन, ओके। एक्चुअली पहले दो फिक्स पॉइंट थे, एक आइस पॉइंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक स्टीम पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 1954 के बाद कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि एक ही फिक्स पॉइंट रखा जाएगा, और वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और उसका वैल्यू है 273.16, ओके। तो हम ये थर्मोमीटर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, ओके। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है कि अ टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर मीन्स लिक्विड, ओके, वाटर एंड वाटर वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ओके। ऑल द थ्री स्टेट्स विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ओके। वो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। तो कंसिडर करते हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। और ये हमारा बॉडी ए है, ओके, बॉडी ए डैश, ओके। अब तीन बॉडी हो गए, ए डैश, बी और सी। तो जब हम थर्मोमीटर को
ए डैश के कांटेक्ट में लाएंगे जिसका टेम्परेचर हमको नोन है 273.16, तो क्या होगा, अब हीट फ्लो होगा, ठीक है, ए डैश से बी के बीच में, फिर बी से सी के बीच में, ओके। और जो हीट सी में जाएगा मीन्स मर्क्यूरी में जाएगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम हीट ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ओके। अब यहाँ पर ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल थर्मोमीटर है, ये एक सिलिंड्रिकल थर्मोमीटर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका डायमीटर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, ओके। तो डायमीटर कांस्टेंट है तो एरिया तो कांस्टेंट होगा, ओके। तो क्या होगा, जब मर्क्यूरी एक्सपेंड होगा तो इसके पास एक ही रास्ता है और वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, मीन्स उसका हाइट इंक्रीज होगा, उसका हाइट इंक्रीज होगा, ओके। तो कंसिडर करते हैं कि जब वो टी डब्ल्यू के कॉन्टेक्ट मीन्स ए डैश के कॉन्टेक्ट में था तो कुछ लेवल पे आया होगा, ओके। और ये हाइट हम मेज़र कर लेते हैं और इसको हम एक्स टी रखते हैं, ओके। हमको एक्स टी मिल गया और उसका टेम्परेचर पता था, ओके। अब हम एक और बॉडी कंसिडर करते हैं, बॉडी ए, ओके। और हमको अब इसका टेम्परेचर मेज़र करना है। फिर क्या होगा, हम थर्मोमीटर को ए के कांटेक्ट में लाएंगे, तो फिर हमारे पास तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी थर्मोमीटर का बल्ब, और बॉडी सी जो कि मर्क्यूरी है, ओके। तो फिर क्या होगा, जो हीट है वो ए से बी में जाएगा, ओके, और बी से सी में जाएगा, और जब बी से सी में जाएगा तो मर्क्यूरी फिर से एक्सपैंड करेगा और वो एक्सपैंड करके फिर से किसी लेवल पे जाके रुक जाएगा। अब ये कब तक एक्सपैंड करेगा, जब तक के थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स ए और बी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता और फिर बी से सी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ओके। इसलिए डॉक्टर जब टेम्परेचर मेज़र करता है थर्मोमीटर से तो वो थोड़ी देर वेट करता है। वो क्यों वेट करता है, सच दैट थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो, ओके। तो फिर हम एक जो ये लेवल पे जाके रुकेगा मर्क्यूरी, ओके, उसको हम मेज़र कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा, एक्स। तो हम ये एक्स वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ओके। एक्स टी हमको पता था जब वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कॉन्टैक्ट में था, तो हमको ये थीटा वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स टेम्परेचर मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ अ थर्मोमीटर वर्क्स। बट यहाँ क्या था जो चेंज हो रहा है, जब वो टेम्परेचर के मीन्स किसी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है और उसका टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है थी जो चेंज हो रही है, वो क्या है, मर्क्यूरी का हाइट चेंज हो रहा था। हाइट मीन्स लेंथ चेंज हो रहा था, एरिया कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या हो रहा था, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रहा था तो जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा था। तो वो जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी इन ट्यूब थर्मोमीटर, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट इज़ लेंथ, ओके। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर थर्मोमीटर हैविंग मर्क्यूरी इन ट्यूब इज लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द थर्मोमीटर, ओके। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, ओके। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है प्रेशर, मींस प्रेशर चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो ये प्रेशर चेंज होगा। तो सिंपली हम इस इक्वेशन में x के जगह पे P डिवाइड बाई पी टी कर देंगे। PT जब प्रेशर होगा, जब वो ये थर्मोमीटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ओके। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो इसके लिए हम x को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से, V बाई वी टी,
Similarly, electrical resistance thermometer, for that it is resistance. Thermocouple, उसका thermometric property है thermal EMF, और mercury in glass का है length. ओके, ये हमने अभी देखा था कि इस थर्मोमीटर में ये मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर है, इसमें क्या चेंज हो रहा था, लेंथ चेंज हो रहा था जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स में जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हम दो बेसिक पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट एंड एनर्जी इन स्टोरेज. एनर्जी इन ट्रांजिट जो होता है मीन्स ये एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, ट्रांसफ़र होगा. ओके, ये स्टोर नहीं होगा, ये ट्रांसफ़र होगा दो सिस्टम या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में. ओके, तो ये क्या होगा, ये बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ जाएगा. मीन्स अगर मैं ये सिस्टम कंसिडर करूं और अगर इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, ओके, तो इसका बाउंड्री क्या है, ये जो ब्लैक एडजेस हैं ये इसके बाउंड्री है. तो जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है, एक बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ जा रहा है. ओके, तो ये एनर्जी इन ट्रांजिट है. तो दो एनर्जी है ऐसे जो एनर्जी इन ट्रांजिट है, एक हीट ट्रांसफ़र है जो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, और एक वर्क ट्रांसफ़र है जो सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा. ओके, नेक्स्ट है एनर्जी इन स्टोरेज. ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जाएगा, ये सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा. ओके, और इसको टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. ओके, अब ये टोटल एनर्जी भी दो पार्ट में होते हैं, जिसमें पहला है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी. माइक्रोस्कोपिक एनर्जी refers to the energy stored in molecular and atomic structure of system. मीन्स अगर मैं ये सिस्टम कंसिडर करूँ, ओके, इसमें अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, तो आप देखिए जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है. जब हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टम से तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, तो जब भी हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, अंदर सिस्टम में. ओके, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, अगर वो मॉलिक्यूल्स में जाके या फिर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो गया. ओके, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, यू, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू. अब ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये फर्दर डिवाइड होते हैं इतने पार्ट में. ओके, तो जब मैं हीट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आप देखिए हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है, कुछ वेलोसिटी है. ओके, तो वो वेलोसिटी है मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. ओके, वैसे ही हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी होगा. अगर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी होगा. ओके, अगर फ्यूल है तो वो केमिकल एनर्जी होगा. ओके, तो ये सारे एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल एनर्जी, और वो स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी in the molecular and atomic structure of the system. Okay, नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होता है, इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ये
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ओके, जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम। यहाँ हमको किसी रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट ये जो एनर्जी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होता है वो किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। मीन्स ये पूरे सिस्टम का बता रहा है। सिस्टम मीन्स अब ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये मेरा क्या है, सिस्टम है। हर मॉलिक्यूल के पास कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटी है जिसके कारण उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक। ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, अगर ये बॉडी नीचे फॉल होना स्टार्ट करे, नीचे गिरने लगे विथ वेलोसिटी v। ओके, तो ऑल्दो सारे मॉलिक्यूल के पास कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटी है, ओके, v स्मॉल v वेलोसिटी है, बट सारे के सारे अगर नीचे फॉल कर रहे हैं विथ वन कॉमन वेलोसिटी कैपिटल v। ओके, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पूरा बॉडी नीचे मूव कर रहा है, तो पूरा मीन्स पूरा सिस्टम नीचे मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ m कैपिटल V स्क्वायर। ओके, और ये एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट होगा। सिमिलरली ये पूरा सिस्टम जो है वो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, और ये सेंटर ऑफ मास कुछ z डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये पूरे सिस्टम का कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो क्या होगा, mg z। ओके, तो पूरे सिस्टम का होगा, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं देख रहे हैं। सिमिलरली ये जो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो ये पूरे सिस्टम के का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v होगा। ओके, और उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m कैपिटल V स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंस हमको समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोपिक में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है और वो ये एनर्जी उसके मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है, और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो पूरे सिस्टम का रहता है, एक कॉमन एनर्जी रहता है। ओके, और वो किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रहता है, यहाँ रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं होता। ओके, तो इस डिस्कशन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी E है वो समेशन है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी का। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस इज मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ठीक है, ये पूरे सिस्टम का एक काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है, ये है इनका समेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी जो कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टोर्ड रहता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनका समेशन। अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ये एक कंटेनर है और ये इंसुलेटेड है सच दैट हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा सराउंडिंग से सिस्टम में। ओके, ये हमारा सिस्टम है। ओके, और इसमें फ्यूल है। ओके, अब अगर मैं एक स्पार्क क्रिएट करता हूँ अंदर में, ओके, तो क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। ओके, आंसर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। वाई, क्योंकि अभी जब ये फ्यूल है तो इसका मतलब इसके पास कुछ केमिकल एनर्जी है, सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड है एज अ फॉर्म ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, जब वो बर्न होगा
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और सम पार्ट इन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो हो क्या रहा है कि इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है अदर फॉर्म में, बट इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा सिस्टम का। ओके, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि सिस्टम से, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सिस्टम से एनर्जी बाहर गया ही नहीं। जो हीट रिलीज़ किया था फ्यूल, वो एनर्जी सिस्टम से बाहर गया ही नहीं। तो जो भी एनर्जी है वो अभी भी अंदर स्टोर्ड ही है ना, इन वन ऑफ दिस फॉर्म्स और मैनी ऑफ दिस फॉर्म्स। ओके, केमिकल कन्वर्ट हो गया अलग अलग फॉर्म में, और इन सब का सम्मेशन होता क्या है? इंटरनल एनर्जी ही होता है। तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिस्टम से हीट सराउंडिंग में नहीं गया। ओके, बट अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ अगर ये इंसुलेटेड नहीं है और सिस्टम से हीट बाहर जाएगा, ओके, इन दैट केस इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। ओके, और कितने अमाउंट से चेंज होगा? जितना अमाउंट सराउंडिंग में चला गया। ओके, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए सराउंडिंग से इंटरेक्शन करवाना ज़रूरी है। अगर सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ओके, तो फिर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ओके, हम थर्मोडायनेमिक्स में अभी पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमको थोड़ा आइडिया हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। हम पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वर्क ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली इन तीनों का रिलेशन ही है, हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र और इंटरनल एनर्जी का। अब हम फर्दर इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेंसिबल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का वो पोर्शन जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल एनर्जी। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंज ऑफ द सिस्टम। मीन्स अगर किसी सिस्टम में हम सेंसिबल एनर्जी देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए हम किसी सिस्टम पे अगर हम सेंसिबल हीट दें, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम सेंसिबल हीट दें, तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर रिलेटेड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि द एवरेज वेलोसिटी एंड द डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। इनफैक्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए सेंसिबल एनर्जी ऐड करने से टेम्परेचर चेंज होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, विद दिस रिलेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो उसके पास उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो सिस्टम का उतना ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। और अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा, इंटर्न उसका इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
If sufficient energy is added to the molecules of a solid or liquid, the molecules overcome the molecular forces and break away, turning the substance into a gas. तो अगर हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और अगर वो एनर्जी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम उसको, तो क्या होगा, वो जो मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में, लिक्विड में है तो गैस में, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड. ओके, तो यहाँ पास उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, उसका फेस चेंज हो रहा है. ओके, और the energy associated with the phase change of system is called latent energy. वो एनर्जी जिससे फेस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट एनर्जी. टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और वो एनर्जी जिससे टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल एनर्जी. ओके, और आप ये देखिए कि जब एक सॉलिड में हम हीट ऐड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और जब हम इसमें हीट ऐड करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट करते हैं होता है. तो ऑब्वियसली गैसेस स्टेट के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, वो हायर लेवल पे रहेगा, हायर लेवल ऑफ इंटरनल एनर्जी पे रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस एडेड एनर्जी अ सिस्टम इन द गैस फेज इज एट हायर इंटरनल एनर्जी लेवल देन इट इज़ इन सॉलिड और लिक्विड फेज. ओके, नेक्स्ट हमने देखा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास भी था जब माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का भी था. पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास था, उस सेंटर ऑफ मास का एक कुछ वेलोसिटी था. ओके, और तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी था. तो जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बात करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, और उसका जो मोशन है वो ऑर्डरली मोशन है, इसलिए हमको उससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है. ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, क्योंकि उसका जो मोशन है वो बहुत ही रैंडम है. जो वेलोसिटी है, वो जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है वो बहुत ही रैंडम होता है, इसलिए वो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता. इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर ये एक बॉक्स है और इसमें गैस है और हम एक फ़ैन रख देते हैं अंदर में और हम हीट सप्लाई करते हैं. अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा. ओके, अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या ये फ़ैन को रोटेट करेगा, ये फ़ैन को रोटेट नहीं करेगा. ओके, हम एक रूम में, अगर हम रूम या मीन्स इस बॉक्स में अगर हम हीट सप्लाई कर देते हैं तो अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, बट क्या ये इस फ़ैन को रोटेट करने में हेल्प करेगा, नहीं. अगर रोटेट किया भी तो बहुत स्लो रोटेट करेगा. क्यों, क्योंकि कोई वेलोसिटी, कोई मॉलिक्यूल अगर इसको रोटेट करने की कोशिश भी करे इस डायरेक्शन से तो इट मे हैपन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि इस डायरेक्शन से कोई मॉलिक्यूल उसको स्टॉप करे, उसके रोटेशन को स्टॉप करे. ओके, बट अगर मैं एक पासेज क्रिएट करूँ यहाँ पास, ओके, और फिर इस मॉलिक्यूल को बाहर निकालूं और फ़ैन बाहर में लगाऊं तो क्या होगा, ये फ़ैन रोटेट करेगा. क्यों, क्योंकि अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ देखिए ये ऑर्डरली मोशन में है, मोशन में आ गए हैं. ओके, और अब ये इसको रोटेट कर सकते हैं. ओके, तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा किसी v वेलोसिटी, इन सब का एक सेंटर ऑफ मास होगा और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ओके, और वो इस फ़ैन को रोटेट कर रहे हैं.
तो ये ज़्यादा ऑर्डरली मोशन हुआ, ओके, और ये मैक्रोस्कोपिक एनर्जी हुआ। जब ये अंदर था, ओके, बॉक्स के अंदर था, तो ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी था, ओके, और वो हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। लेकिन जैसे ही हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बाहर निकालते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली मोशन क्रिएट करते हैं, तो वो हमको हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, ओके, तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं, ये जो पाइपलाइन है इसको कंसिडर करिए इधर। आप देखिए कि क्या हो रहा होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल्दो इनके पास खुद का वेलोसिटी है, तो ये रैंडम मोशन में तो हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। तो इनके पास, पूरे सिस्टम के पास एक वेलोसिटी है जिसके कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है और उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे यूज़फुल नहीं है, ओके, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और यहाँ आप ये देखिए कि ये जो फ़ैन है, इस पे अगर मैं जो मॉलिक्यूल सरकमफेरेंस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको देखिए, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ैन भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये फ़ैन भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, मीन्स एक्सिस के अबाउट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रोटेट कर रहा है। तो ये भी जो एनर्जी होता है ये ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होता है, ओके, ये भी हमारे यूज़फुल होता है। जैसे अगर ये फ़ैन है, ये रोटेट कर रहा है, अगर इसके जगह पे मैं एक मोटर लगा दूं और अगर एक मास लगा दूं और पुली से उसको कनेक्ट कर दूं, तो इस मास को वो लिफ्ट कर सकता है, मीन्स ये एनर्जी हमारे यूज़फुल है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।